उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा आज लखीमपुर खीरी पहुंचे। उन्होंने देवगली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए सुनाते हैं आपको। पखवाड़े का आयोजन है और मुझे खुशी है कि अप्रत्याशित सफलता इन कार्यक्रमों में मिल रही है, जहां हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे कार्यकर्ता अस्पतालों में, बाहर चिकित्सा शिविर, रक्तदान शिविर, फलों का वितरण, सफाई अभियान के आयोजन सेवा पखवाड़े में कर रहे हैं। वही हमारे विधायक, हमारे अध्यक्ष, हमारे जनप्रतिनिधिगण घर घर जाकर सदस्यता करा रहे हैं। जनसंपर्क भी है और पार्टी के नीति रीति से निचले स्तर तक आम आवाम को अवगत कराना भी है। और इन सारे अभियानों में सबसे विशेषता ये है कि अभी अप्रत्याशित रूप में और बड़ा जबरदस्त उत्साह आम जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति देखने को मिल रहा है। 10 उपचुनाव उत्तर प्रदेश में अगले महीने होने वाले हैं और मैं समझता हूं कि विपक्ष की घबराहट, धड़कनें बढ़ चुकी हैं और उनको लगता है कि अब की वो शायद उपचुनाव में कोई सीट ना जीत पाए। इसलिए वो जाति के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर, सन्यासी के ऊपर, संत के ऊपर, भगवान शंकर को भी नहीं बख्श रहे हैं। और उनके एक विधायक तो सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के लिए चुनौती दे रहे हैं कि मुस्लिम आबादी बढ़ेगी तो हम ये कर देंगे। मैं समझता हूं कि उनको हिंदू और मुसलमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि चुनौती देने पर क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाती है और क्रिया की प्रतिक्रिया में तमाम प्रकार की विसंगतियां पैदा हो जाती हैं। बीजेपी सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास में आस्था रखती है और इस प्रकार के लोगों को मैं यही कहूंगा कि सनातन धर्म की और उसको मानने वालों की परीक्षा ना ले। बार बार जो अपमानित करते हुआ किसी दूसरे धर्म के किसी मानने वाले को आप उनके आराध्य को एक शब्द बोल देते हो तो सर तन से जुदा की आवाजें उठने लगती हैं। और आप भगवान शंकर को भी नशे की आदत वाला बोल दोगे तो निश्चित रूप में ये अपमान सहने की एक सीमा की समाप्ति हो जाएगी। इसलिए मैं यही कहूंगा कि बहुत परीक्षा सनातन की, हिंदू धर्म की कोई ना ले। बीजेपी, सपा, कांग्रेस आएंगी, चले जाएंगी, लेकिन सनातन ये हमेशा जीवित रहने वाला परंपरा है। ये सबको साथ में लेकर जाने वाला मान्यता का नाम है। इसलिए लोग सहिष्णु हैं लेकिन कायर नहीं है। और मैं यही कहूंगा कि किसी को भी एक दूसरे के धर्म पर टिप्पणी करने का और धर्म गुरुओं पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं होना चाहिए और विपक्ष को इस प्रकार की बयानबाजी से बाज आना चाहिए। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी के सुनने की क्षमता खत्म हो चुकी है। उनके अंदर जो है, जो अगर कुछ बोलो तो तुरंत ही इस पे कार्रवाई। अब कोई संत को कहेगा ढोंगी, कोई संत के परिभाषा करेगा, कोई भगवान शंकर को विभिन्न प्रकार के अपशब्दों से प्रयोग करेगा, तो निश्चित रूप में सुनने की जो क्षमता है वो तो समाप्त ही हो जाएगी। और लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत परीक्षा ले चुके हैं। विकास कार्यों के बारे में लोगों को तुलना करनी चाहिए कि मैंने ये विकास किया तो उन्होंने ये विकास किया। शिक्षा के क्षेत्र में आपने काफी कुछ किया है और नई शिक्षा की नीति, देखिए नई शिक्षा नीति का भी मैं 2020 की शिक्षा नीति के बारे में भी मैं बोल के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय से आ रहा हूँ। पूरे देश का सम्मेलन था और नई शिक्षा नीति बनाने वाली जो टीम थी उसमें मैं भी एक अंग था, विशेष आमंत्रित के रूप में। ये भारत की दशा और दिशा दोनों को बदलेगी। इसमें शिक्षकों का एक तरह की योग्यता का परीक्षण और उनमें उनकी क्षमता में वृद्धि का प्रयत्न है। उनके ट्रांसफर्स बहुत ना हो, उनकी पढ़ाई की रीति नीति में अंतर आएगा,
विद्यार्थियों के कोर्स शेड्यूल को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ा गया है और साथ में सभी भारतीय भाषाओं को सम्मान देकर उनके समन्वय की बात भी इसमें की गई है। मैं समझता हूं कि नई शिक्षा नीति जैसे जैसे लागू होगी, छात्रों का सर्वांगीण विकास भी होगा और अध्यापकों की शैक्षिक क्षमता में भी समृद्धि होगी। लगातार स्कूलों का व्यवसायीकरण होता चला जा रहा है, फीस बहुत महंगी होती जा रही है। मैंने शिक्षा मंत्री के रूप में फी रेगुलेशन एक्ट बनाया है और वो अभी चल रहा है। तो मैं समझता हूं कि कहीं भी फी रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत अगर कहीं ज्यादा फीस लेने की शिकायत है तो जिला अधिकारी के अंतर्गत एक कमेटी की गठन का प्रावधान है। जो पीड़ित पक्ष है वो उसकी शिकायत कर सकता है और संबंधित विद्यालय के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई का प्रावधान भी हमने उस एक्ट में कर रखा है। जी, लगातार रेलवे ट्रैकों पर सिलेंडर मिल रहे हैं, कहीं कुछ मिल रहा है। देखिए, यही फ्रस्ट्रेशन है। अभी मैंने इसी बात को बोला है कि विपक्ष की मानसिकता अस्थिरता की है। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि विपक्ष गैस का सिलेंडर रख रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, लेकिन इस प्रकार की मानसिकताओं को पुष्ट और बलिष्ठ जरूर कर रहा है। जब सलमान खुर्शीद साहब ऐसे वरिष्ठ नेता कहेंगे कि बांग्लादेश की स्थिति जल्दी भारतवर्ष में होने वाली है, यानी अराजकता हो जाएगी, लोग प्रधानमंत्री आवास घुस जाएंगे, वहां सामान उठा ले जाएंगे, लोगों की हत्याएं कर देंगे। अरे नहीं भाई सलमान साहब, ये भारतवर्ष है और भारतवर्ष का प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, जिन्होंने गुजरात में भी इस प्रकार की मनोवृत्ति को चुटकी बजाते हुए समाप्त किया था। क्या लग रहा है इस मनोवृत्ति को समाप्त करने की क्षमता योगी बाबा में है। तमिलनाडु में मंदिर कौन सी मनोवृत्ति की सर बात कर रहे हैं आप? कौन सी मनोवृत्ति की बात कर रहे हैं? नहीं, मनोवृत्ति अस्थिरता की, मनोवृत्ति अराजकता की, मनोवृत्ति भारत को अस्थिर करके समाप्त करने की। नहीं हो सकता भारत को समाप्त करने की योजना। तमिलनाडु मंदिर में जो प्रसाद को लेकर के जो हुआ है, नहीं, उसकी जांच है। अयोध्या में भी जो है जनसुनवाई पोर्टल पर, मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी जो है शिकायत हुई है, उस बारे में क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखो ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो सघन जांच पहले ही से चलती है, जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, और हमारा खाद्य विभाग बड़ी तेजी से जांच करता है। दिवाली, होली, रक्षाबंधन, भैया दूज आप देखते होंगे, जगह जगह खाद्य सामग्रियों की चेकिंग होती है और योगी जी ने कड़े नियम भी बना दिए हैं। अब तो दुकान पे नाम लिखने के भी। तो मैं समझता हूँ कि इस पे नियंत्रण होगा। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार घटना नहीं होगी। और कोई प्रश्न? आपने सुना क्या कहा राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने। साथ ही आपको बता दें, आज शहर के ब्लोबी मेमोरियल हॉल में प्रांगण में आज होने वाले कवि सम्मेलन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं